नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जब जगिए तभी सवेरा, और अभी इसमें सवेरा होने में काफ़ी टाइम है, एग्ज़ाम आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप उसको बर्बाद करें। खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सेलेक्ट हो जाइए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आखिरी उम्मीद है HEO, और 20 साल बाद वैकेंसी आई है, ये भी आप जानते हैं। तो आप उसको मन लगा के तैयारी करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है इस पैटर्न पे, तो आपको पता नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी GS में भी है, और ज्योग्राफी आपका हेल्थ साइंस के तौर पर भी पार्ट सेकंड में दिया गया है। दोनों ज्योग्राफी में अंतर है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं 4 ही पार्ट पढ़ने हैं। हाँ, 2 में तो काफी कॉमन टॉपिक है, लेकिन अप्रोच वहां पर भी चेंज होगी। लेकिन जो यहाँ पर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हेल्थ साइंस तो बिल्कुल अलग से आपको पढ़ना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हेल्थ साइंस की दृष्टि से जो ज्योग्राफी, जैसे यहाँ पर हम आपको GS में भी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, लेकिन हेल्थ साइंस में जो ज्योग्राफी होगी वो अलग होगी। उसका नजरिया अलग है, उसके क्वेश्चन अलग है, उसका सिलेबस पूरा अलग है। उसके सिलेबस में जो भी दिया हुआ है उसके सामान्य जो अध्ययन है उससे कोई मतलब नहीं है। सोशल साइंस का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऐप पर ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके इसको कर सकते हैं। चलिए, आज ज्योग्राफी के प्रश्न जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसको आप समझिए कि ज्योग्राफी में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं ये आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि जो लोग ये समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो कैसे उससे आप निकाल पाएंगे। सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएंगे ना, तो क्वेश्चन का सिलेबस होता है। एग्जाम का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनकी रिलेवेंसी कैसे होगी, कौन सा पैटर्न होगा, ये जो समझ जाएगा उसका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना? ये क्या हुआ? अच्छा, 1 मिनट। ये हुआ कुछ नहीं है, बस एक स्लाइड है जिसको हमको चेंज करनी थी, बस वो स्लाइड लाना है और कुछ नहीं हुआ है। तो जो लोग इसको समझ रहे हैं वो लोग कर लेंगे आसानी से, और जिनको समझने में ये दिक्कत हो रही है उन्हीं लोगों के लिए ये क्लासेज होती हैं, कोर्सेज होते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे ये सब तो फालतू चीजें हैं। फालतू चीजें नहीं है, क्वेश्चन करने से एग्जाम पास होगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसको करते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य भूगोल चिकित्सा मॉडल के बजाय सामाजिक मॉडल पर आधारित है, जो व्यक्तियों को स्वास्थ्य उपभोक्ता के तौर पर देखता है। और दूसरा है कि रोग और अवस्था का भूगोल पूरी तरीके से मानक महामारी विज्ञान के समान है, और यह केवल जैविक रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान समय में जो आधुनिक स्वास्थ्य भूगोल है वो चिकित्सा मॉडल से आगे बढ़ गया है। ये अब आप कहेंगे मेडिकल मॉडल पे चलता है, तो नहीं। अगर केवल मेडिकल मॉडल पे चलेगा तो आजकल की जो व्यवस्था है उसमें कैसे वो अध्ययन कर पाएगा? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये स्वास्थ्य उपभोक्ताओं के तौर पर व्यक्तियों को देखता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप वहां पर केवल बीमार व्यक्ति नहीं होते हैं, आप एक कंज्यूमर होते हैं। आपकी जान निकल जाए उनसे कोई मतलब नहीं, उनका बिल जो आपके नाम पे उन्होंने फाड़ा है वो जमा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, डेड बॉडी रख लेते हैं। और फैसिलिटी भी आप चाहते हैं, आप मरते समय भी 5 स्टार होटल जैसा माहौल चाहते हैं। आप अपनी बीमारी में भी बहुत अच्छे से लग्जरी रूम्स में रहना चाहते हैं। तीमारदार अलग रूम में, आप अलग रूम में रहना चाहते हैं। तो उपभोक्ता है, आप कंज्यूमर हैं। रोग और अस्वस्थता का पूरा भूगोल पूरी तरीके से मानक महामारी विज्ञान के समान है, और यह केवल जैविक रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करता है। भूगोल पूरी तरीके से महामारी विज्ञान के समान है, ऐसा तो हो नहीं सकता, और केवल जैविक रोगजनकों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण का मतलब यह होता है कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं और कहां पर कौन सा रोग। जैसे आगे हम इसमें भूगोल में डिस्कस करेंगे आपसे। शाम को 5:30 बजे हमारी क्लास होती है लाइव यूट्यूब पे, तो वहां पर आप आइए, देखिए वहां पर कैसे डिस्कशन हम करते हैं पूरा डिटेल में। लाइव क्लास होती है, आपको कोई भी सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, तो आप समझिए इसको। तो दूसरा स्टेटमेंट तो नहीं सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक इसका
सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। कथन कारण का प्रश्न ऐसा कि ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होने के लिए दूरी क्षय, डिस्टेंस डिके, एक प्रमुख निर्धारक कारण है। ठीक है, और दूसरा है किसी स्वास्थ्य सुविधा से व्यक्ति की भौतिक दूरी जैसे से बढ़ती है, उस सुविधा के उपयोग की दर में घातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल रूप में कमी आती है। यहां पर दिया है ना, सुविधा के उपयोग की दर में कमी आती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए कि किसी के घर से हॉस्पिटल की दूरी 100 किलोमीटर है और किसी के घर से हॉस्पिटल की दूरी 5 किलोमीटर है, किसी के घर से हॉस्पिटल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा हॉस्पिटल? जिसकी दूरी सबसे कम होगी। यहां क्या लिखा है? जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र है, जो रिमोट है ना, रूरल या रिमोट एरियाज है, वहां पर मृत्यु दर और रुग्णता दोनों में यानी कि मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी वहां क्या होता है, ये दूरी क्षय एक वहां पर निर्धारक कारक होता है। दूरी ज्यादा होने से समस्या होती है, तो पहला सही है। और उस सुविधा के उपयोग की दर में घातांकीय रूप से कमी आती है जब व्यक्ति की भौतिक दूरी बढ़ती चली जाती है, तो दूसरा भी सही है और इसी कारण से होता है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर, जब ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर की आप बात करते हैं, ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर की आप बात करते हैं, तो ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ केयर का एक आधारभूत स्तंभ है। ये बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जब कोई ग्रामीण मरीज विशेषज्ञ देखभाल के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल तक जाने में असमर्थ होने के कारण गांव के ही कम योग्य या अपर्याप्त संसाधन वाले चिकित्सक से इलाज करवाता है, वो गांव में ही जो भी झोला छाप डॉक्टर है उनसे इलाज करवाता है, तो स्वास्थ्य भूगोल के व्यवहारिक अर्थशास्त्र में इस स्थिति को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? वो शब्द कौन सा है? स्थानिक स्व सहसंबंध यानी स्पेशियल ऑटो कोरिलेशन, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज यानी कि हस्तक्षेप के अवसर, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, और ये पदानुक्रमित प्रसार यानी कि हायरार्कियल जो स्प्रेड है, और स्पेशियल हेट्रोजेनिटी स्थानिक विषमता। क्या कहेंगे? ये जो सिद्धांत है कि जब कोई ग्रामीण मरीज विशेषज्ञ देखभाल के लिए शहर के बड़े अस्पताल नहीं जा सकता लेकिन यही गांव में इलाज करा लेता है, तो उसको इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज हस्तक्षेप के अवसर के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। ये सिद्धांत मानव व्यवहार और स्थानिक दूरी, जो डिस्टेंस है और जो व्यवहार है, मानव व्यवहार और स्थानिक दूरी के बीच में संबंध को दर्शाता है। दूरी क्षय के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में ये उत्पन्न होती है ये चीजें, क्योंकि दूरी बाधा के तौर पर काम करती है। अब किसी को 50-60 किलोमीटर जाना पड़े दिखाने के लिए अपने को, तो वो सोचेगा चलो यार यहीं पर इलाज करा लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ना कि यहीं पर इलाज करा लेते हैं, अपना देख लेते हैं, तो कई बार तो फायदा हो जाता है और कई बार बहुत बुरी स्थिति में मरीज पहुंच जाता है। ठीक है, तो अपनी पहुंच, और दूसरी जब बाहर जाने की बात है तो दूसरी चीज क्या होती है कि उसका खर्चा भी लगेगा, समय बर्बाद होगा, तो वो उतना समर्थ नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रीय असमानता है ये हमारे यहाँ मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनमें उपलब्धता में। तो इसका उपाय क्या है? अगर आपसे कहा जाए तो आप यही कहेंगे कि हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जाए, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, स्थानिक स्व सहसंबंध, दूसरा है एस आकार का वक्र, तीसरा है भौगोलिक रूप से भारित प्रतिगमन, और चौथा है पर्यावरणीय न्याय। अब इसको आपको सुमेलित करना है। यहां पर दिया है स्थानिक प्रसार की लॉजिस्टिक वृद्धि, और ये तो स्थानिक स्वास्थ्य संबंध का मतलब है भौगोलिक रूप से निकटवर्ती स्थानों में बीमार का समान प्रभाव, यानी कि वहां पर वो जाता है इलाज कराने। और एस आकार का जो वक्र है ये स्थानिक प्रसार की लॉजिस्टिक वृद्धि को दिखाता है ना। एस प्रकार का जो वक्र है ये लॉजिस्टिक वक्र होता है, लॉजिस्टिक वक्र का ये अनुसरण करता है। और भौगोलिक रूप से भारित प्रतिगमन की अगर हम बात करें, GWR की बात करें, तो ये स्थानिक विषमता को सूक्ष्मता से नापने का काम करता है। जो स्थानिक विषमता है उसको नापने का काम करता है। तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिणामों की जो विषमता है इसको नापने का काम करता है। तो GWR
ये हो जाएगा मेजरिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ हेल्थ आउटकम्स अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। और चौथा है पर्यावरणीय न्याय। पर्यावरणीय न्याय खतरनाक अपशिष्ट साइटों के निकट रहने वाले कमजोर वर्गों की रक्षा, इसकी बात करता है। तो ये 3, 1, 4, 2 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वंचित समुदाय पर प्रदूषण का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कैसे उनको बचाया जाए, ये चीज ये करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक स्थानीय महामारी की लहर की शुरुआत से लेकर उसकी चरम तक पदानुक्रमित प्रसार हायरकियल जो स्प्रेड है अधिक महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा है कि महामारी के चरम के आसपास संक्रामक प्रसार की भूमिका प्रमुख हो जाती है। अब देखिए, एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं महामारी के प्रसार का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रसार का सिद्धांत। और ये किससे संबंधित है? जो महामारी है उसके प्रसार से संबंधित है। ठीक है, महामारी के प्रसार से संबंधित है। जो एपिडेमिक है, एपिडेमिक के प्रसार से संबंधित है। तो वो सिद्धांत कहता है कि प्रारंभिक चरण में जो प्रसार होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वहीं से कंट्रोल कर लिया जाए, जैसे कोविड को अगर शुरू में कंट्रोल कर लिया जाए, आपने देखा है, आपके पास अनुभव है, कर लिया जाता तो उसका प्रसार नहीं होता, तो इतना दयनीय दशा जो हमने देखी है, इतनी दयनीय दशा नहीं होती। तो चरम पर पदानुक्रमिक प्रसार महत्वपूर्ण होता है, ये गलत है, बिल्कुल प्रारंभिक चरण में। और महामारी के चरम के आसपास जो संक्रामक प्रसार है उसकी भूमिका प्रमुख नहीं। जो पदानुक्रमिक प्रसार है वो तब महत्वपूर्ण होता है जब बीमारी बड़े शहरी केंद्र या परिवहन नेटवर्क के जरिए फैलती है। अगर ऐसे फैल रही है तो पदानुक्रम, जैसे बड़े शहर से छोटे शहर में, ये पदानुक्रम बोलते हैं। यहां पर जो चरम की बात हो रही है ये गलत है ना। यहां पर ये होगा कि महामारी के चरम के आसपास संक्रामक प्रसार नहीं, ये पदानुक्रमिक प्रसार हो जाएगा। चरम के आसपास पदानुक्रमिक प्रसार। और यहां पर जो पहले आप बात करेंगे शुरुआत से लेकर, तो ये संक्रामक प्रसार, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, दोनों गलत हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सवाल को समझना पड़ेगा। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी तो वैसे ही सॉल्व हो गई। उत्तर तो निकल ही आता है, उत्तर तो सवाल में ही दिया होता है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न आय वाले या अल्पसंख्यक पड़ोस में अक्सर खतरनाक अपशिष्ट साइटों और भौतिक पर्यावरणीय खतरों का संकेंद्रण पाया जाता है। जो निम्न आय वाले या अल्पसंख्यक लोग हैं तो उनके पड़ोस में अक्सर खतरनाक अपशिष्ट साइट, यानी कि जहां पर वो घर बनाते हैं वो ऐसे इलाके होते हैं। इन क्षेत्रों में निवासियों में अक्सर राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संबंधों की कमी होती है, जिसके कारण वे एनवायरमेंटल जस्टिस, जो पर्यावरणीय न्याय है, प्राप्त करने में वो विफल हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि प्रदूषणकारी जो उद्योग है, उद्योगों का चयन अक्सर उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां पर राजनीतिक प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम होता है। तो राजनीतिक शक्ति और सामाजिक संबंध की कमी इनमें पाई जाती है। इनको इससे नहीं मतलब है कि क्या पर्यावरणीय न्याय होगा, क्या होगा, इनको अपना पेट भरना है। तो इनके यहाँ कुछ भी आप कर सकते हैं, इनमें कोई ऐसी एकता नहीं है, क्योंकि इनको बस जगह मिल जाए, इनको छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, कुछ कूड़ा कबाड़ा बीन के बेच ले, काम चला ले, बस ये। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है? बात यह है कि इनकी सोच उतनी होती ही नहीं है, तो इनमें ये चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, तो पर्यावरणीय न्याय का उद्देश्य है संसाधनों और पर्यावरणीय जोखिमों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना। क्या करना? निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना। लेकिन अब यहाँ पर हो पाता है या नहीं हो पाता है, आप देख सकते हैं। तो यह नहीं होता है और यही कारण होता है उसका। ठीक है, तो अक्सर उन क्षेत्रों में जहाँ पे राजनीतिक प्रतिरोध न्यूनतम हो, वहीं पर प्रदूषणकारी उद्योग लगाए जाते हैं। और कम आय वाले जो समुदाय होते हैं उनमें इसकी विरोध करने की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो वहां पर उसका लाभ उठा के उद्योग लगा दिए जाते हैं। भौगोलिक महामारी विज्ञान, जियोग्राफिकल एपिडेमियोलॉजी मानक महामारी विज्ञान से, यानी कि स्टैंडर्ड एपिडेमियोलॉजी से मुख्य रूप से किस अवधारणा के आधार पर भिन्न है? जब भौगोलिक महामारी विज्ञान की हम बात करते हैं तो ये पारिस्थितिक दृष्टिकोण को, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेकर चलता है, जो मानव स्वास्थ्य को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की निरंतर जो अंतः प्रक्रियाएं हैं उन अंतः प्रक्रियाओं का परिणाम मानता है। यानी कि ये क्या करता है, ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण को लेके चलता है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण को ये अपनाता है। ठीक है, तो इसका सही
मानव स्वास्थ्य को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच की निरंतर अंतःक्रियाओं का परिणाम मानता है, ये वाला सही हो जाएगा, इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव जहां पर दिया है ना। और पारिस्थितिक दृष्टिकोण में भौतिक, सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश ये महत्वपूर्ण है कि बीमारी कोई होती है तो वो क्यों होती है, क्या वहां का सामाजिक परिवेश है, वहां का प्राकृतिक परिवेश क्या है, वहां का पर्यावरणीय या भौतिक वहां पर परिवेश क्या है, इन सारी चीजों को लेके। ठीक है, तो चाहे वो वर्णनात्मक शोध किया जाए, चाहे वो विश्लेषणात्मक शोध किया जाए, पर्यावरणीय संवेदनशील कारकों का विश्लेषण करके फिर वहां पर ऐसा किया जाता है। अगला जो सवाल है, सूची पर सेकंड को सुमेलित करना है। वैश्विक विमानन नेटवर्क द्वारा सार्स का फैलाव। दूसरा है 19वीं सदी में जॉन स्नो द्वारा हैजा का मानचित्रण। चिकित्सा सहायता की तलाश करने के लिए मानवीय प्रवृत्ति, मोबाइल प्रौद्योगिकी और टेलीमेडिसिन। किससे इसको सुमेलित करेंगे? अब देखिए, जो सॉर्स का फैलाव हो रहा है वैश्विक विमानन नेटवर्क द्वारा, अभी हमने आपको बताया था, ये हायरकियल स्पेशियल डिफ्यूजन है, तो ए का 2 हो जाएगा। दूसरा 19वीं सदी में जो जॉन स्नो द्वारा, ये नाम याद रखना, हैजा का मानचित्रण, ये प्रकोप नियंत्रण के लिए प्रारंभिक स्थानिक विश्लेषण है। और चिकित्सा सहायता की तलाश के लिए मानवीय प्रवृत्ति, ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र और आय असमानता का प्रभाव है। और तीसरी चीज है, चौथी चीज, मोबाइल प्रौद्योगिकी और टेलीमेडिसिन, ये रोग संचरण, ट्रैकिंग और निजता कानूनों की चुनौती। तो ये तीसरा। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल प्रौद्योगिकी क्या है, निजता कानूनों को चुनौती देता है, लेकिन रोग संचरण ट्रैकिंग कर सकता है। मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारिक अर्थशास्त्र ये समझने में मदद करता है कि बीमा और आय स्वास्थ्य सेवाओं के उपभोग को कैसे बदलते हैं कि नहीं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है, बीमा होता है आपके पास, तो आप छोटी छोटी चीजों में भी एडमिट हो जाते हैं। और अगर आपके पास नहीं होता है तो आप बचते हैं उन चीजों से, क्योंकि एडमिट होने के बाद में खर्चा आपको उठाना पड़ता है। और अगर आपके पास है तो एडमिट होने के बाद खर्चा कौन उठाता है? बीमा कंपनी उठाती है। तो ये चीजें बदल जाती हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीजें, तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र और आय असमानता का प्रभाव, चिकित्सा सहायता की तलाश करने की जो मानवीय प्रवृत्ति है कि हम कैसे चिकित्सा सहायता लेंगे, तो जहां पर हमारे पास कार्ड वगैरह होगा वहां पर हम दूसरे तरीके से लेंगे, जब नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके से लेंगे। होता है कि नहीं होता है? इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य अनुसंधान में जीआईएस के अंतर्गत बीमारी की विशिष्ट घटनाओं या मच्छर प्रजनन स्थलों को पॉइंट डेटा के रूप में दर्शाया जाता है। और दूसरा है प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर जनसंख्या घनत्व या समग्र मृत्यु दर जैसे आंकड़ों का विश्लेषण एग्रीगेट डेटा के रूप में किया जाता है। जीआईएस स्वास्थ्य भूगोल का सबसे शक्तिशाली तकनीकी उपकरण है जो डेटा को दृश्यमान बनाता है। पॉइंट डेटा का उपयोग तब होता है जब किसी स्थान की सटीक जानकारी, जैसे मरीज का घर आपको पता है, और एग्रीगेट डेटा क्षेत्रीय रुझानों को समझने के लिए उपयोगी होता है, जहां व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जाती है। यहां पर जो पर्सनल इन्फो है, पर्सनल इन्फो क्या होती है? इसको हाइड रखा जाता है, इसको गुप्त रखा जाता है। यहाँ पर पर्सनल इनकम जो इन्फो है वो आपको बताना पड़ेगा, जो भी सर्वे करने आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेक्टर मॉडल होता है, रेखा और बहुभुज का उपयोग होता है, भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। कथन कारण का एक सवाल है और यही अंतिम प्रश्न है हमारा। सरकारें गैर संचारी रोगों के नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए प्रभावी लक्षित हस्तक्षेप लागू करने में सक्षम है। और दूसरा है स्वास्थ्य भूगोल जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रसार को स्थानिक रूप से मैप करके उच्च जोखिम वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की सटीक पहचान करता है। ऐसे सवाल अगर आपके सामने रखे जाएं तो पहले इसको समझिए। जो गैर संचारी रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनके नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रम के लिए लक्षित हस्तक्षेप, कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन, है ना, तो ये क्या है? लागू करने में ये सक्षम है, सरकार सक्षम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लक्षित हस्तक्षेप वो कर सकती है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशंस वो करती ही है। स्वास्थ्य भूगोल जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रसार को स्थानिक रूप से मैप करके उच्च जोखिम वाले विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की सटीक पहचान करता है। तो स्वास्थ्य भूगोल का काम है ये करता है। तो तभी जब सटीक पहचान हो जाता है
तभी वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरवेंशन, प्रभावी लक्षित हस्तक्षेप तभी तो हो पाएगा। तो दोनों बातें सही है और ये व्याख्या भी सही है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीआईएस का जो डेटा होता है उसके माध्यम से उच्च जोखिम वाले हॉट स्पॉट जो होते हैं उनका पता चल जाता है और तभी हम लक्षित हस्तक्षेप वहां पर कर पाते हैं। तब अभियान चलाए जाते हैं, चाहे वो पोलियो टीकाकरण अभियान हो, चाहे वो टीबी के खिलाफ हो, या कोई भी ऐसा अभियान चलाया जाता है हैजा के खिलाफ, कोई भी अभियान हो। क्योंकि डेटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कहां पर क्या है, कौन सी बीमारी है, तभी तो आप उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो ज्योग्राफी देखिए, आप समझिए, जो ये हेल्थ साइंस का ऐसे सिलेबस बनाया गया और उसमें अन्य अन्य विषयों की चीजें रखी गई, इसको आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि देखिए सोशल साइंस यहां पर इसको थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। जीएस पढ़ के उतना ज्यादा आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा रिपीटिशन है सिलेबस में, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो सिलेबस का एक बहुत मजबूत पक्ष ये नजर आता है कि सिलेबस में अकॉर्डिंग टू पोस्ट बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। आपको जो काम करना है वो चीज बहुत ज्यादा इसमें फोकस होके देखी गई है। जब इसका अध्ययन किया गया तो प्रथम दृष्टया तो ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब इसको पढ़ना भी है और दूसरी चीज है कि ऐसा क्यों बनाया गया। अब कुछ तो सोच के बनाए ही होंगे, तो इसको आप समझेंगे तो ये सिलेबस उलझाऊ जरूर है, लेकिन वो आपकी पोस्ट से काफी नजदीक है, जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आप देने जा रहे हैं। बात समझ में? तो मिलते हैं 5:30 बजे लाइव क्लास में, उसमें आप जरूर रहिएगा। बाकी हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाके डेमो क्लास देखिए, आप चीजों को समझिए और फिर आपका मन करे तो आप हमारे साथ तैयारी करिए। इस बैच में हम जीएस और सोशल साइंस दोनों दे रहे हैं और इस बैच में हम केवल सोशल साइंस आपको कंप्लीटली नोट्स और नोट्स के साथ साथ में मतलब क्लास नोट जो क्लास में कराते हैं और क्लासेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो हम हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।